नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप सभी जानते हैं कि 2019 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। तो 2024 की जीत सुनिश्चित, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचना जरूरी है। ये कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अगर लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में टोटल। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और इसका चुनाव डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा होता है। जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होती उनका नाम वोटर सूची में जुट जाता है, वो मतदाता बन जाते हैं। पीएम बोले कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से जारी रहेगी लड़ाई। और प्रधानमंत्री ने भाजपा स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है संबोधित, और कहा विपक्ष ने किया सिर्फ दिखावा, भाजपा कर रही है असली सामाजिक न्याय। और आप सभी जानते हैं कि 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। पहले इसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अगर आप लोगों को संघर्ष सीखना है ना तो बीजेपी से सीखिए। दो सीटें से आप देखिए किस तरह से 303 सीटों पर पहुंची भाजपा। भारत और भाजपा की तुलना बजरंग बली व उनके कामकाज से। और 10 लाख बूथों पर लिखा नारा, एक बार फिर से मोदी मोदी सरकार। चलिए ये भी आप देखेंगे। एनपीएस में सुधार के लिए समिति गठित की गई है। यानी कि देखिए नई पेंशन स्कीम को लेकर आप देखें जो बातें हो रही हैं उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और पुरानी पेंशन योजना तो पहले की इस व्यवस्था में यह गारंटी थी कि कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन मिलेगी, और इसलिए कर्मचारी को इस बात की चिंता नहीं होती थी कि सेवा निवृत्त होने के बाद खर्च के लिए बचत करनी होगी। ये आप देखते हैं कई राज्यों में चुनावी मुद्दा भी बन रहा है। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे हम। मासिक पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती थी पुरानी पेंशन योजना में। जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती थी। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक पेंशन मिलती थी। कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता तो भी पूरी पेंशन मिलेगी। सरकार की ओर से देय महंगाई भत्ता, वृद्धि सुविधा और वेतन आयोग के सुधार लागू होंगे। सेवानिवृत्त होने पर जीपीएफ के ब्याज पर आयकर नहीं लगता था। 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान था। अब नई पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो नई योजना के तहत कटने वाली राशि की इक्विटी मार्केट और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है। लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट में तेजी एनपीएस के पक्ष में है, लेकिन अल्पकालिक अस्थिरता की आशंका होती है। पेंशन के लिए प्रतिमाह वेतन से 10% प्रतिशत की कटौती और नियोक्ता का 14% तक योगदान होता है। और जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है इसमें। सेवानिवृत्ति के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं कोई। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 20% नगद और 80% राशि पेंशन पर देने का प्रावधान है। और सेवानिवृत्ति पर जो पैसा मिलेगा उस पर कर देना होगा आपको। और पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान भी नहीं है इसमें। आप देखेंगे वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति स्कीम के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे में बदलाव की करेगी सिफारिश। और कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग और विशेष सचिव व पीएफआरडीए के अध्यक्ष लेंगे इसके सदस्य, एक होंगे सदस्य। एक और बात आपको बता दूं, देखिए सरकारी नौकरी की तरफ क्यों भाग रहा है लोग, कि आप देखिए वो जब तक नौकरी करता है तब तक उसे फायदा मिलता है, और उसे पेंशन के रूप में भी फायदा मिलता था। तो इसको आप नई पेंशन योजना जो लागू की जा रही है इसमें आप देखेंगे कि आपकी वेतन से ही पैसा काटा जाएगा, फिर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। और मान लीजिए शेयर मार्केट में अच्छी स्थिति नहीं रही तो क्या होगा आप ही जानते हैं। अभी महंगा नहीं होगा कर्ज। 2023-24 में केंद्रीय बैंक ने महंगाई दर 5.2% रहने की जताई उम्मीद। मौद्रिक नीति पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट को मौजूदा 6.50% पर रखा। और देखिए एक और आप लोगों को मौद्रिक नीति आप लोग देखते हैं ना, और ये आरबीआई की बात हो रही मौद्रिक नीति वाली आरबीआई की। और एक बात इसमें आप लोगों को ये और याद रखना चाहिए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं, जैसे हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका कहाँ
मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग रेपो रेट की बात करें ना, तो आप देखिए एक तरह से वह राशि होती है जो आप देखते हैं कि रेपो दर वह होती है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है, उधार देता है एक तरह से। और जब रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंकों को जब कर्ज मिलेगा ऊपर से महंगा, तो आपको भी वो कर्ज महंगा ही देंगे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और देखिए मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो आप देखिए नीति में मई 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीतिगत ढांचे को संचालित करने के लिए केंद्रीय बैंक को विधायी अधिवेशन प्रदान किया जा सके। और इस ढांचे का उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत दर निर्धारित करना और रिपो दर पर या उसके आसपास मुद्रा बाजार दरों को स्थिर करने के लिए तरलता में सुधार करना। इसमें आप देखते हैं 6 मेंबर होते हैं टोटल, कितने 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से 3 सरकार की तरफ से। और आरबीआई की अधिनियम 1934 की धारा 45 जेड बी के तहत केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय मौद्रिक समिति का गठन किया है। और धारा 45 जेड बी में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। और मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा, ये भी याद रखिएगा। और अधिनियम की धारा 45 जेड बी के अनुसार एमपीसी में यानी कि मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होंगे। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के पदेन अध्यक्ष के रूप में होंगे। उपराज्यपाल मौद्रिक नीति के प्रभावी के रूप में होंगे। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी होगा। और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य होंगे। नियुक्ति की ऐसे अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान अनुभव रखने वाले सक्षम व्यक्तियों को शामिल करेगी इसमें। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ होगी सीबीआई जांच। विदेशी अनुदान के उपयोग में एफसीआरएस नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगा है। गृह मंत्री शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच के लिए, आप देखेंगे कि क्या किया है, जांच के लिए बात की है। और ऑक्सफैम इंडिया टीडीएस टाटा में कर्मियों के नाम पर आप देखेंगे 12,71,188 रुपये की ट्रांसफर करने के सबूत होने का दावा किया जा रहा है। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें सीपीआर जो होता है ना, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। जुआ और सट्टा से जुड़े सभी ऑनलाइन गेम होंगे अब बंद, देख लीजिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के पुत्र बेटे भाजपा में शामिल हुए हैं। पूर्व रक्षा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी है, उन्हीं की बात हो रही है। चीन ने 2 भारतीय पत्रकारों का वीजा नहीं बढ़ाकर प्रवेश पर लगाई रोक। पत्रकारों के वीजा को किया फ्रीज। मामले को लेकर चीनी अधिकारियों के संपर्क में विदेश मंत्रालय हमारा। ये आप देखिए चाइना की बात होती है ना, तो ये आप देख लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा। 2 दशक बाद यूएन सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है भारत, ये आप लोग याद रखिएगा। और भारत का कार्यकाल 4 साल का होगा। इसकी शुरुआत अगले साल 1 जनवरी से होगी। गुप्त मतदान में भारत ने 53 में से 46 वोट हासिल किए। इससे पहले भारत 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। यूएन की बात करें तो आप सभी जानते हैं किसकी, संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कनाडा के मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर अभद्र बातें लिखी गई हैं। 2 लोगों ने मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी चित्र भी बनाए। हाल के महीनों में ऐसी 5वीं घटना है। भारतीय समुदाय गुस्से में है, ये भी आप देखेंगे। टकराव में पूरी तरह धुला संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। आप लोगों ने देखा है, देखिए लोकसभा राज्यसभा में कार्यवाही के निर्धारित समय 133 घंटे और लोकसभा में और राज्यसभा में 130 घंटा था। कामकाज हुआ 45 घंटा लोकसभा में और 31 घंटा राज्यसभा में। प्रश्नकाल चला 4.32 घंटा लोकसभा में, 1.85 घंटा राज्यसभा। हंगामे के कारण नुकसान कितना हुआ, 88 घंटे का। और लोकसभा में, राज्यसभा में हुआ 99 घंटे का। जेपीसी पर राहुल से माफी। जेपीसी आप देखिए जो संसद में आप देखते हैं कि अडानी का मामला, जो हिंडन रिपोर्ट आई हुई है, शेयर मार्केट में घपला करने की बात हो रही है। दूसरा, राहुल गांधी ने जो लंदन में आप देखिए अपने बातें कही हैं, तो उसी को लेकर पूरा काम खत्म हो गया।
और आप देखेंगे इस बजट सत्र हो, कोई भी सत्र हो, लाखों करोड़ों रुपए होते हैं डेली के खर्च, और वो सब आपका पैसा रहता है कि लोग बहस करें वहाँ जाके। लेकिन अपना देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, अब हो रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे ऑपरेशन के कर्ता धर्ता थे, आप देखेंगे हाईकोर्ट, कौन, जैन, हाईकोर्ट कह रहा है। और पूर्व मंत्री की जमानत याचिका करते हुए हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, जैन कॉरपोरेशन का संकल्पनार विजुअलाइजर व निष्पादक बताया है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि एक तरह से आप देखिए गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना, ठीक है। आबकारी घोटाले में ईडी के दूसरे पूरक आरोप पत्र में भी सिसोदिया का नाम नहीं है। मनीष सिसोदिया, जो आप देखिए शराब नीति आई हुई थी ना, मध्य कहाँ, दिल्ली में, वही की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बंद की दिल्ली पुलिस के विरुद्ध अवमानना याचिका पर सुनवाई। 2021 में घृणा भाषण मामले में दिल्ली पुलिस ने दी आरोप पत्र दाखिल करने की जानकारी। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, अब हमारी भूमिका खत्म, ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। चलिए, धार्मिक सभाएं होती हैं, उसमें आप देखते हैं जो बयानबाजी की जाती है उसी की बात हो रही है। उम्र पूरी कर चुके वाहनों का 1 माह में करना होगा काम तमाम। स्केपिंग की जो प्रक्रिया हो गई ना, 10 साल पुराने आप देखते हैं वाहन नहीं चलेंगे अब, तो उसी की सब चल रही है। सबसे पहले बेकार हो चुकी गाड़ियों का डी पॉल्यूशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में गाड़ियों के सभी खतरनाक उपकरण जैसे बैटरी, फ्यूड, एयरबैग, कैटलिस्ट, सभी तरह की धातुएं वाले उपकरण को अलग किया जाता है। इसके बाद गाड़ी को डिसमेंटल किया जाता है। इस प्रक्रिया में गाड़ी के हिस्से को अलग करना और रिसाइकिल वाले हिस्से को कलेक्ट करना शामिल रहता है। और इसमें इस्तेमाल और दोबारा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बेच दिया जाता है। और इसमें हल्के मोटर पार्ट्स, बैटरी, ईंधन आदि शामिल हैं। रिसाइकल होने वाली चीज़ों जैसे कॉर्पोरेट टायर या अन्य धातुओं को संबंधित सेंटरों पर भिजवाया जाता है। पर आप देखें, गाड़ी के डीपॉल्यूशन और डिसमेंटलिंग के समय जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसका शोधन करना जरूरी होता है। इसके बाद उन्हें बचे हिस्सों को ऑटोमेटिव शेडर मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। चलिए आप लोग देखिए, ये आप देखिए राजनीतिक खबरें चल रही हैं। सत्य धुलने के लिए सरकार दोषी है, आवाज दबाने को नहीं चलने दी संसद। विपक्ष ये क्या लगा रहा है, आरोप लगा रहा है। कांग्रेस सांसद रजनी अशोक राव पाटिल रहेंगी निलंबित। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रजनी अशोक राव पाटिल को बजट सत्र के आगे के लिए सदन से निलंबित किया गया है। आधार से वोटर आईडी लिंक करना अभी शुरू नहीं हुआ है, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री कह रहे हैं, राज्यसभा में उन्होंने बताया। हिंद प्रशांत पर जापान का विजन किया साझा। रक्षा मंत्री का द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर, आप देखेंगे ये जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप मुख्यमंत्री ओका मसामी के साथ हमारे राजनाथ सिंह। ये आप देखिए, ये हमारा भारत है और आप देखेंगे ये आपको यहाँ जापान देखने को मिलेगा, तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। कतर में पूर्व सैनिक की रिहाई सुनिश्चित करें पीएम, कांग्रेस कह रही है, आप देखेंगे। 3 नागा विद्रोही समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को विस्तार देंगे केंद्र ने। 3 आप देखेंगे, नागालैंड की बात हो रही है, जो आप देखते हैं कि संघर्ष गुरुवार को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनके, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगों के बीच संघर्ष विराम समझौते को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। आप देखते हैं कि नागालैंड में ये चलता रहता है सब। अगर आप लोग जाए ना, कहाँ, आप लोग चलिए नागालैंड, देखिए ये है नागालैंड, कोहिमा जिसकी राजधानी है, क्या है, कोहिमा जिसकी राजधानी है नागालैंड की। और इसकी सीमा आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती, राज्यों में आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, और आपकी लगती है किससे, मणिपुर से। इसे राज्य कब बनाया गया था, 1 दिसंबर 1963 में। और लागा नेसन यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। और आप देखें विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में आपका नागालैंड फैला हुआ है, ठीक है। पीएम ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण बहाली करने की मांग की है पीएम से।
ये आप देखिए कहा है कि आपकी यहाँ कर्नाटक में हो रहा है चुनाव, होना है विधानसभा चुनाव, तो वहीं बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। ये सब चुनाव करवाता कौन है? लोकसभा हो, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसकी स्थापना कब हुई थी? संवैधानिक संस्था है तो किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई थी? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? ये आप सभी बताइए आप लोग। प्रशासनिक कार्यों में UIDF का पैसा नहीं खर्च कर सकेंगे राज्य। ये आप देखिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत जून से शुरू हो सकते हैं काम। यूजर चार्ज की दिशा में आगे बढ़ना होगा छोटे शहरों को, आप देखेंगे। IPC CRPC में संशोधन पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दी है जानकारी और कहा राजद्रोह कानून से संबंधित कुछ संशोधन की बात हो रही है। जो भारतीय दंड संहिता है ना, और जो दंड प्रक्रिया संहिता है, उसी की बात हो रही है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसमें। और इसमें एक और बात याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप लोग देखते हैं ना, तो इसके बारे में आर्टिकल 76 आप लोग पढ़ते होंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। आर्टिकल 76 के तहत आप देखेंगे कि इसकी भारत की महान्यायवादी की बात की गई है स्थापना की, और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे भारत के महान्यायवादी? MC तलवार थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो आप देखेंगे, ये आप देखिए क्या करें, जब से पार्टी में पदयात्राओं का चलन शुरू हुआ है सदन में बैठने का मन ही नहीं करता है। तिरंगा मार्च आप देखिए कल विपक्षी के द्वारा निकल गया है, उसी पर कार्टून बनाया गया है। तो देख लिया करिएगा, समझ लिया करिएगा, बताया करिएगा ये कार्टून पर आप क्या सोच रखते हैं, क्या कह रहा है ये कार्टून। निराधार आरोप लगाने के आदतन अपराधी हैं राहुल, ये आप देखिए वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। सब चल रहा है आप देखिए, ठीक है। बिहार विधान परिषद में 2 सीट जीत, सदन में भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ की बात हो रही है। ये बिहार की बात हो रही है। 5 सीटों के परिणाम घोषित हुए, राजद रहा खाली हाथ और कोसी शिक्षक व सारण स्नातक सीट जीतने के बाद बावजूद एक सीट पर हार कर जयदेव फैसला आप देखेंगे। चलिए आप लोग याद रखिएगा इसमें। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता AK एंटनी के आप देखिए ये पुत्र बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस ने 41 उम्मीदवार और घोषित किए कर्नाटक के लिए चुनाव के लिए। मेरे पास 42 विधायकों का समर्थन था, दबाव बना CM बनकर मुफ्ती। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए जब तक गुलाम नबी आज़ाद हैं, एक कांग्रेस के लीडर थे, जब तक ये कांग्रेस में रहे तब तक आप देखिए इन्होंने कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगे, बड़ी अच्छी बातें कही, चाहे सिंधिया हो ये हो। और ये आप देखेंगे जब इन्होंने छोड़ी तो अब आरोप का दौर शुरू हो गया है। और देखिए सिंधिया हो, मुझे ऐसा लगता है, देखिए जहाँ तक मेरी राजनीतिक सोच है, गलत हो सकती है, कि इन्हें कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। हम लोग तब तरफदारी नहीं कर सकते, हमारा और आपका कोई संबंध भी नहीं है किसी पार्टी से, और ना होना चाहिए देखिए। लेकिन आप देखिए सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बना है, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया है कई बार। लेकिन आप देखते हैं जब बुरे दिन चलते हैं पार्टियों के तो बड़े बड़े नेता पार्टियां छोड़ के चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की राय पर चल रही है कांग्रेस, आप देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस कहाँ, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हैं। रायपुर इसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। एक केंद्रीय गृह मंत्री ने सालंगपुर हनुमान मंदिर में की पूजा और कहा है कि मोदी के कड़े निर्णयों से देश में शांति है। जेल में मुझे प्रताड़ित किया गया लेकिन मेरी आस्था नहीं डिगी, ये नवनीत राणा कह रही हैं। ये भी आप देखते हैं लोकसभा सदस्य हैं अमरावती से, ये भी काफ़ी चर्चा में रही महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर। बंगाल में केंद्रीय बल की सुरक्षा के बीच मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। पाक नागरिकता त्याग तक भारतीय नागरिकता नहीं मांग सकते हैं, ये हाईकोर्ट कह रहा है, आप देखेंगे। 2 नाबालिगों के मामले में सुनवाई को दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नवाजियों के लिए वजू और शौचालय की व्यवस्था कराने की मांग की जा रही है। ये आप लोगों को मालूम है, चलिए बनारस की मामला है। कहा जाता है कि सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर ये बनाएगी। शिवलिंग की नियमित पूजा पाठ की मांग पर अंजुमन की आपत्ति, ये बनारस में यहाँ भी यही बात हो रही है, ठीक है। और नागरी सभा के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए व्योमेश शुक्ल। दूसरे देश आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं पर भारत चमक रहा है, ये थरूर कह रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं।
शोकेस मामले में जेल अफसरों के विरुद्ध ईडी का पूरक आरोप पत्र दाखिल हुआ है। महाठग है ना सुरेश चंद्रशेखर। और आप देखते हैं कई एक्टर्स से नाम भी जुड़े हैं, जैकलीन फर्नांडिस से भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टरों की कमी है चिंता का विषय। भारत में है डॉक्टर 13,01,000, आप देखें 319 है एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या। और आप देखते हैं कि इसमें 2,89,000 है डेंटिस्ट की संख्या। 619 कुल मेडिकल कॉलेज है, 340 मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज है, 279 आपके निजी कॉलेजों की संख्या है। और डॉक्टरों की कमी के कारण देखें तो भारत सरकार स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.1% खर्च करती है। इसी वजह से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, कर्मचारियों में कमी, खराब बुनियादी ढांचे आदि से ग्रस्त हैं। और देश भर में कम चिकित्सा शिक्षा संस्थान है। इसके अलावा ये संस्थान ज़्यादातर निजी हैं जिनकी फीस बहुत अधिक है। बेहतर जीवन स्तर और बेहतर आय के कारण भारत में प्रशिक्षित अधिकांश डॉक्टर विदेशों में चले जाते हैं। तो ये भी आप लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे 1,000 व्यक्तियों को उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या देखें तो भारत में 0.9 है। वहीं ऑस्ट्रिया में आप लोग देखेंगे 5.5 है। और आप देखते हैं कि और नॉर्वे में 5.2 है। तभी तो आप देखते हैं कोई इंडेक्स आता है तो ये टॉप पर बना होते हैं, नॉर्वे हो, स्पेन हो, भारत नीचे से टॉप कर रहा होता है। और आप सभी जानते हैं, देखिए सरकारी हॉस्पिटल में आप लोग इलाज करवाने से अच्छा घर में बैठ जाते हैं, कहते हैं वहाँ भरोसा नहीं है हमें। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। डेंजर जोन में नैनीताल की 27,000 की आबादी है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर विक्रम बोले हिल स्टेशनों की भार वहन क्षमता हो चुकी है खत्म। पहाड़ों में परंपरागत भवन निर्माण शैली ही टिकाऊ है। नैनीताल मसूरी में बड़ी है भूस्खलन की घटना है। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष को मिली जमानत, आप देखेंगे पेपर लीक मामले में, ठीक है। ताकि छात्रों के दिमाग से निकले गणित का अफवाह। एएनसीएफ ने कहा है कि इसे कला, खेल और भाषा के साथ एकीकृत किया जाए। लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, इस सामाजिक धारणा को तोड़ने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है। नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है, आप सभी जानते हैं। और 10वीं 12वीं के छात्रों को मिलेगी विषय चुनने की आज़ादी। चलिए ये भी आप लोग देखिए। 10वीं में तो आपको नहीं मिलती थी। 10वीं में तो आप देखते थे कि जहाँ तक मैं एमपी बोर्ड से हूँ भाई, तो मैं तो जानता था कि उसमें नहीं, 11वीं में मिलती थी आपको। आर्ट रखना है, बायोलॉजी रखना है, गणित रखना है। पुलिस आयुक्त को अब परीक्षा हॉल में जाने से रोकने वाली कांस्टेबल हुई पुरस्कृत, आप देखेंगे। कुड़मी समुदाय के आंदोलन से बंगाल में दूसरे दिन भी 85 ट्रेनें हुई रद्द। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा खत्म हुई, बस तेजी से घटी है और दिलबाग कह रहे हैं ये। और जयपुर संगम में तैयार किया जाएगा स्वावलंबी और समृद्ध भारत का रोड मैप। ये आप देखते हैं गुलाबी नहर नगरी कहते हैं ना जयपुर को, वहीं आरएसएस की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू संगठन, हिंदू राष्ट्र की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइएगा। महबूबा मुफ्ती की बेटी को 2 साल के लिए मिला पासपोर्ट। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष है ना महबूबा मुफ्ती, ये कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। उत्तरी कश्मीर में बम धमाकों हत्याओं की फिराक में थे आतंकी, षड्यंत्र विफल हो गया है। दिव्यांगजन के लिए अब ट्रेनों की कुर्सियान कोच में भी 2 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। कम नहीं होगी गेहूं की पैदावार, भरा रहेगा अन्न भंडार। या आप देखते हैं कि असमय वर्षा व आंधी के बाद भी लक्ष्य के अनुरूप 11.22 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है। और खाद्य सचिव ने कहा है कि 342 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एनएसए के तहत गिरफ्तारी तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कैसे। हाईकोर्ट ने भगोड़े अमृतपाल के साथियों की याचिका पर उठाए सवाल। याचिका में अमृतपाल समर्थकों को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगा था ना पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। ये आप देखिए खालिस्तान समर्थक है और उसका नेतृत्व भी कर रहा था अमृतपाल, अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो उसी की बात चली पंजाब में। और सिख समुदाय के लिए अलग देश बनाने की मांग करते रहते हैं ना ये। विदेश में राजनीतिक चरण के लिए पंजाब में कट्टरपंथियों से जुड़े रहे युवा। चलिए ये भी आप लोग देखिए। विशाखापट्टनम में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है, जो ट्रेन है ना उसी पर। दूषित पानी से छात्र की मौत के मामले में आपूर्ति करने वाली फर्म पर केस हुआ। राजस्थान के कोटा में पिछले साल चली गई थी एक छात्र की जान। ईडी ने जज से कहा कि प्रभावशालियों के नाम खुदे कोर्ट में बताना संभव नहीं है। शिक्षा भर्ती घोटाले की बात हो रही है, कहा कि
पश्चिम बंगाल की। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से। डार्क नेट क्रिप्टो करेंसी के जरिए ड्रग्स तस्करी करने वाली गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आप देखते हैं कि ये नारकोटिक्स कंट्रोल ने ये सब किया है, भंडाफोड़। और कई बार आप देखते हैं कि ये जो ड्रग्स पकड़ी जाती है। एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में आरोपित की जमानत खारिज हुई है। एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में आरोपितों गौतम लवलिखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पैनकुनी उत्सव पर निकली शोभा यात्रा। एक केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पैनकुनी उत्सव के समापन अवसर पर शोभा यात्रा निकली। इस तिरंग उत्सव पर पारंपरिक पताका फहराया जाती है और जिसमें कोड़ी इट्टू कहा जाता है। और इस परंपरा के बाद मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वारा पर पांडवों की विशाल का प्रतिमा स्थापित की जाती है, जो फाइबर गिलास से बनी होती है। समापन के बाद इष्ट देव की प्रतिमाएं को समुद्र में विसर्जित किया जाता है। इसमें भाजपा व हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में बंद रहा सुकमा। या आप देखिए, नक्सली क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता से पंचायत की छवि बदली। ये आप देखते हैं, मुखिया प्रियंका कुमारी ने मुजफ्फरपुर की पैगंबरपुर पंचायत में सरकारी मदद का किया सदुपयोग। एक कम इस तरह की कम सरपंच आपको देखने को मिलेंगे, मुखिया कम देखने को मिलेंगे। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि अगर मुखिया आपका ईमानदार है तो ये मानिए कि गांव की 90 से 95% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाकी मुखिया तो आप देखते हैं किस तरह के रहते हैं, आपको मालूम है। ये आप देखेंगे संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करेगा। प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद देते हैं। और आप लोग देखेंगे कि एक सामान्य जानकारी भी आपको यहाँ से मिलती है। वैश्विक आर्थिक ढांचे को आकार देता भारत। तो आप देखेंगे एक ऐसे दौर में जब वैश्विक आर्थिक ढांचा तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है, हाल फिलहाल किसी बड़ी राहत के आसार नहीं दिखते हैं, तब भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपेक्षाकृत बढ़िया प्रदर्शन कर उम्मीद जगाई है। भारत तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से कहीं बेहतर तरीके से निपटने में सफल रहा है। तमाम भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक समस्याओं के बावजूद उसकी आर्थिक वृद्धि में तेजी कायम है। और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी कि IMF ने विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को चमकता बिंदु बताया है। और 2023 की वैश्विक वृद्धि में 15% योगदान अकेले भारत का रहा है। और प्रभावी डिजिटलीकरण के साथ अनुशासित राजकोषीय नीति और पूंजीगत निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन जैसे पहलुओं के दम पर भारत न केवल महामारी के चंगुल से अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में सफल रहा है, बल्कि वैश्विक आर्थिक सुस्ती के दौर में भी अपनी वृद्धि को चुस्त बनाए हुए है। और इसी के बीच मोदी सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति FTAP देश की पेश की है। और इस नीति का उद्देश्य 2030 तक देश के निर्यात को बढ़ाकर 2 ट्रिलियन यानी कि लाख करोड़ डॉलर करना है। यहाँ IMF की बात हुई है तो इसके बारे में बता देता हूँ। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव और वसूली में सहायता करना इसका मेन उद्देश्य है। अतीत की नीतियों में जाकर जहां एक तय अवधि हुआ करती थी, उसके उलट इसमें ऐसा नहीं है कि यानी इसमें समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन की गुंजाइश है। और इसने उस व्यापार नीति की जगह ली है जिसकी अवधि 2020 में समाप्त हो गई थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते नई नीति में विलंब यानी कि देरी हो गई। और जहां विश्व अर्थव्यवस्था मंदी को लेकर संघर्षरत है, वहीं नई व्यापार नीति के माध्यम से भारत ने वैश्विक आर्थिक ढांचे में अहम किरदार के रूप में उभरने की नई प्रतिबद्धता और आकांक्षा का संकेत दिया है। भू राजनीतिक स्तर पर विश्व की बड़ी शक्तियों में विभाजन साफ दिखने के साथ ही उनके बीच की विभाजक रेखाएं निरंतर चौड़ी होती जा रही हैं। और विश्व स्तर पर शक्ति को लेकर ध्रुवीकरण नई हकीकत है और जिसके साथ सभी राष्ट्रों को ताल मिलानी होगी। चीन की अपनी इर्द गिर्द जारी आक्रामकता और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से विकसित देशों के पास विकास से जुड़े एजेंडे पर आगे बढ़ने की गुंजाइश कम हो गई है। वही शीत युद्ध के बाद भू आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक आर्थिक ढांचे को लेकर बनी सहमति भी दरक रही है। राजनीतिक विश्वास बनाने के लिए व्यापार एवं तकनीकी सहयोग अब विश्वास आधारित व्यापार और तकनीकी साझेदारी की राय तैयार कर रहा है। और आर्थिक उदारीकरण पर बहस का नेतृत्व करने वाले देश अब अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे
उससे पीछे हट रहे हैं। और वैश्विक ढांचे में कई मोर्चों पर जो चुनौतियां उभर रही हैं उन्हें भारत के लिए एक मौके के रूप में देखा जा रहा है। और भारतीय नीति निर्माताओं यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचे में देश इस बार अपने लिए विशेष भूमिका बनाने का अवसर न गंवाए। यदि भारत को वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपना उभार सुनिश्चित करना है तो इसके लिए प्राथमिकताएं तय करनी होगी, जो नई व्यापार नीति में स्पष्ट दिखती हैं। यह नीति निर्याताओं के लिए डिजिटलीकरण की प्रक्रियाओं को और आगे बढ़ाकर प्रक्रियाओं को सुसंगत बनाने, ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाने, एमएसएमई यानी छोटे एवं मझोले उद्योगों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने और अन्य देशों के साथ रुपये में व्यापारिक लेन देन करने पर ध्यान देती है। भारत का निर्यात 2020-21 के 500 अरब डॉलर से बढ़कर इस साल 750 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन वैश्विक व्यापार में अभी भी उसकी हिस्सेदारी बहुत कम है। ऐसे में भारत के लिए गतिशील विदेश व्यापार नीति पर आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, जो देश की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ साथ नई भू आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। और इसी की दिशा में भारत ने मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए को लेकर अपना रवैया बदला है। कुछ देशों के साथ उसके एफटीए हो गए हैं तो कई इसके साथ बातें चल रही हैं, और असल में यह भारत का आर्थिक उद्धार भी है, और जिसमें आप देखेंगे पिछले 3 दशकों में उसकी विदेश नीति की दिशा दोनों को आकार दिया है। भारतीय नीति निर्माताओं को देश के राजनीतिक आर्थिक उभार के अनुरूप समायोजन करना पड़ा। उन्होंने उसी अनुरूप विदेश नीति को नया रूप भी दिया है। भारत के आर्थिक क्रियाकल्प ने भी उसे उभरते वैश्विक ढांचे के केंद्र में ला दिया है। बढ़ती आर्थिक सामरिक ताकत के दम पर ही भारत नए वैश्विक ढांचे में एक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा शानदार परिणाम देने के बाद भारतीय लोकतंत्र का आकर्षण भी और बढ़ गया है। भारत की आर्थिकी ने पहले से ही वैश्विक सामरिक समीकरणों को बदलना शुरू कर दिया है और उभरते शक्ति संतुलन में भी उसका खासा प्रभाव दिखता है। यदि आज भारत वैश्विक ढांचे में प्रमुख खिलाड़ी की भूमिका का दावा करने में सक्षम है तो यह भारतीय आर्थिक विकास गाथा के जीवंत और गतिशील होने की वजह से उपजे आत्मविश्वास का ही परिणाम है। आज यदि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक अंशभागी की भूमिका निभा सकता है तो इसी कारण कि उसकी आर्थिक क्षमताओं उसे यह संभावनाएं प्रदान करती हैं। अब उभार ले रहे वैश्विक ढांचे में शक्तियां खुली प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इसी स्थिति में वैश्विक संस्थान निस्तेज हो रहे हैं और आर्थिक वैश्वीकरण विखंडित हो रहा है। भारत इस सभी पहलुओं से जुड़ी बहस के केंद्र में है। आज पूरी दुनिया भारत की आवाज़ को इसलिए सुनती है क्योंकि लोकतांत्रिक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक बनने के लिए प्रयास कर रहा है और विश्व उसकी विकास गाथा में विश्वास करने के साथ ही उसे पोषित भी कर रहा है। भारत अपना आर्थिक रुतबा बढ़ाकर ही वैश्विक ढांचे में अपेक्षित दर्जा प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। और इसलिए कोई हैरत की बात नहीं है कि भारत विश्व के साथ आर्थिक सक्रियता के मामले में अतीत की अपनी हिचक और असहजता को पीछे छोड़ रहा है। नई विदेश व्यापार नीति भी इसी रुझान को दर्शाता है। लेखक हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। हर्ष बी पंत इनका नाम है। उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश। विदेशी शिक्षा संस्थाओं को लाभ कमाने की तो छूट होगी किंतु सामाजिक सरोकारों के लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी। ये आप देखते हैं जो विदेशी संस्थाओं का शिक्षा संस्थाओं का जो यहाँ कैंपस खोले जा रहे हैं उसी के नाम पर पूरी बात हो रही है। देख लीजिएगा इसे भी। ये ईश्वर पर विश्वास। सच्चा साधक केवल ईश्वर पर विश्वास करता है और संसार से लोक व्यवहार करता है। ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा इसे भी। व्यर्थ का हंगामा, जैसा आप देखिए संसद में हंगामा हुआ, कोई मतलब का नहीं हुआ, इनका कहने का मतलब। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। पुलिस का मनोबल। वर्तमान में नक्सलियों के विरुद्ध तेज हुई पुलिस की सक्रियता के कारण नक्सलियों को छुपने की जगह नहीं मिल रही है। पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत भी हो रहा है। ये बहुत सारे नक्सली आप देखिए मेन धारा में भी जुड़ रहे हैं। स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार। राजस्थान में लाए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल के दायरे से अब राज्य के करीब 95% निजी अस्पताल बाहर हो गए हैं। और आप देखिए अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरी स्थिति है। फिर काहे का मतलब है, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसमें ये बिल में शुरुआत में ये कहा गया था कि अगर किसी मरीज को अगर सीरियस कंडीशन है तो उसे भर्ती कराया जाएगा, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, उसका इलाज किया जाएगा, मनाही नहीं की जाएगी। अच्छी पहल थी ये राजस्थान सरकार की। लेकिन आप देखिए जब निजी अस्पतालों का हंगामा हुआ तो उसके बाद आप देखते हैं कि सब चल रहा है, और जब निजी अस्पतालों को छूट मिल जाएगी तो फिर क्या मतलब रहेगा। सरकारी तो वैसे भी क्या खस्ता हालत है, आप सभी जानते हैं। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। भूटान से कायम रहेंगे सौहार्दपूर्ण संबंध। भूटान के साथ भारत के संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण रहे हैं।
अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करते समय वह भारत से परामर्श भी करता है। भारत भी उसका पूरी तरह से ध्यान रखता है। जिस प्रकार आसानी से समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला विदेशी दौरा भूटान का ही किया था। और इस माहौल के बीच हाल में भूटान से कुछ ऐसे समाचार आए जो भारत के सामरिक हितों के अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहे थे, परंतु भूटान नरेश के हालिया दौरे से बहुत कुछ स्पष्ट भी हो गया। ये आप देखिए, भूटान ये है, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखते हैं चाइना से लगती है। भूटान चीन सीमा पर भारत की निगरानी है। और आप देखते हैं कि भारत और भूटान के बीच 1950 में हुई संधि के अनुसार भारतीय सेना की एक टुकड़ी भूटान की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए वह हमेशा तैनात रहती है। और आप देखते हैं भूटान पर भी कब्जा करने की बात करता रहता है चाइना। खरी खरी दिल है कि मानता नहीं है, ये भी देख लिया करिएगा, तंज कसा जाता है एक तरह से। नाम तिब्बतियों ने भी बदले तो क्या हुआ। चलिए आप लोग देखते हैं कि तिब्बत जो आप लोग देखते हैं ना, पहले आज़ाद हुआ करता था, आगे चलकर चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। दलाई लामा भाग आए थे। 5G से आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। आज 5G तकनीक की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में यह लागू होने के बाद तमाम क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखेंगे और जिससे आर्थिकी को और मजबूती मिलेगी। मोबाइल जनरेशन देखते हैं ना, 1G 2G 3G 4G 5G 6G। 6.5% रहेगी आर्थिक विकास दर, RBI कह रही हमारी। और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद महंगाई 6% से नीचे रखी गई है और 3% से कम रह सकती है वैश्विक आर्थिक दर, ये IMF कह रहा है। स्टैंड अप इंडिया में 40,700 करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत हुए हैं, ये भी आप देखिएगा। और जनवरी मार्च के दौरान घरों की बिक्री 22% बढ़ी। गो डिजिट ने IPO के लिए फिर किया आवेदन। विद्युत शुल्क सब्सिडी न चुकाने पर केंद्रीय पूल ने बिजली नहीं। और डेयरी उत्पादों की मांग और आपूर्ति में अंतर की हो निगरानी। बैंकों में बिना दावे की राशि हासिल करने में होगी आसानी। अब 10% तक कम होगी CNG PNG का मूल्य। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को भी मंजूरी मिली है और इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की कंपनियों की भूमिकाएं जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सिकंदराबाद में कल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। चलिए, चीन की चेतावनी के बीच अमेरिकी स्पीकर से मिले ताइवानी राष्ट्रपति। ये आप देखिए, ताइवान यहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है, ये ताइपे इसकी राजधानी है। चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है। ठीक है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास पर उत्तर कोरिया ने दी परमाणु युद्ध की चेतावनी। ये आप देखते हैं कि यहाँ उत्तर कोरिया है, नीचे दक्षिण कोरिया है, इन दोनों में भी काफ़ी टसक चलती रहती है। ब्रिटेन में अगले 4 वर्षों में सैकड़ों भारतीय नर्सों को मिलेगी नौकरी। यूक्रेन में युद्ध विराम पर जिनपिंग ने मैक्रो को नहीं दिया आश्वासन। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध दोनों देशों में जल्द होनी चाहिए शांति वार्ता। ये तो दुनिया चाह रही, क्योंकि आप देखिए ये आपका यूक्रेन है, देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन रूस में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अमेरिका में भारतवंशियों ने जातिगत भेदभाव रोकथाम बिल का किया विरोध। भारतवंशी रिचर्ड वर्मा विदेश मंत्रालय की प्रबंध संचालन उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये अमेरिका के विदेश मंत्रालय में किसी भी भारतीयों के लिए यह सर्वोच्च पद है। अब आप देखिए, दुनिया भर में भारतीय रह रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए। 2 दशक बाद संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया भारत। ये भी आप देखेंगे। क्या इसका आयोग का काम, तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाली सर्वोच्च निकाय है। यह सांख्यिकीय मानकों को तय करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा सम्मान भौगोलिक वितरण के आधार पर चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल होते हैं। 5 सदस्य अफ्रीका देशों से, 4 एशिया प्रशांत क्षेत्र से, 4 पूर्वी यूरोपीय देशों से, 4 लैटिन अमेरिका से और कैरिबियन देशों से और 7 सदस्य पश्चिमी यूरोपीय अन्य देशों से होते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर था विमान, कॉकरेट में निकला कोबरा। देखिए, अब दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। नॉट गिल्टी लिखी टी-शर्ट को चुनाव अभियान का हिस्सा बनाएंगे ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति है। IMF पैकेज के लिए पाक को सऊदी अरब की भी मिली अनापत्ति।
पाकिस्तानी संसद ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किया खारिज। ये आप देखिए, पाकिस्तान में चल रहा है चुनावी राजनीतिक उठापटक भी, और आर्थिक स्थिति भी खस्ता बनी हुई है। नेपाल सरकार के साझा कार्यक्रम में स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देने की बात हो रही है। 10 सैनिक समुद्र में समाया जापान का सैन्य हेलीकॉप्टर। दुबई में हादसे के शिकार भारतीयों को 11 करोड़ का मुआवजा। यूएई की सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले बस दुर्घटना में घायल भारतीयों को ये मुआवजा दिया। आतंकवाद विरोध नए विधेयक को श्रीलंकाई संसद में पेश करने की बात हो रही है। देखिए, पड़ोसी श्रीलंका है, पाक जल नमरू मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। अमेरिका की मैसूरी में तूफान से 5 की मौत हुई है। अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली पुलिस ने फिर से की कार्रवाई, 6 घायल हुए। आप देखेंगे यरूशलेम की पवित्र अल अक्सा मस्जिद है ना, उसी की बात हो रही है। खेल का क्षेत्र है और इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर कोलकाता में आरसीबी पर 81 रन से जीत दर्ज की है और हैदराबाद के लिए चुनौती पेश करेंगे मेयर्स वुड। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आईपीएल हो रहा है, पहली बार 2008 में हुआ था, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। निस्मोटो को हराकर प्रियांशु राजावत क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। भारत के प्रियांशु राजावत ने शीश भरी है जापान के केंटा निसोमोटो के विरुद्ध गुरुवार को यहां सीधे सेट में जीत करके ओरलियंस मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कल्ली केस ने कार्यभार संभाला। ए नरेंद्र सिंह के लंबी छुट्टी जाने के बाद सीनियर उपाध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है और 391 रन पीछा करते हुए 3 रन पर सिमटी टीम क्रिकेट। चलिए, एलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ने महिला ग्रांप्री का तीसरा चरण जीता। आप देखिए, करीम बेंजेमा की हैट्रिक से बार्सिलोना बाहर हुआ है। उत्तराखंड विभाग के मुखिया राजीव भारती के अधिकार सीज भी हुए हैं। वाल्मीकि जाति का पता चलने पर मंडप बुकिंग निरस्त, हंगामा। ये आप देखेंगे। अब आप सोचिए, अभी भी इन जातियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो आजादी के पहले क्या स्थिति रहती होगी। आरोपितों पर फायरिंग मामले में पुलिस को क्लीन चिट नहीं, सरकार कह रही है। असम में सरकार ने गुरुवार को कहा है कि पुलिस को उन मामलों में क्लीन चिट नहीं दी गई है जिनके हिरासत में भागने की कोशिश के दौरान आरोपित फायरिंग में मारे गए या घायल हुए। गुटबाजी, ग्लैमर और गहरा अंधेरा नई वेब सीरीज में आप चलिए देखते रहिए, मूवियों से जुड़ी रहती हैं। हीरो कहलाना पसंद नहीं है, अलग राह पर बढ़ रही हूँ। रशीद कादरी ने बिदरी धातु हस्तशिल्प कला में विकसित किए अनूठे पैटर्न। कादरी को बिदरी हस्तशिल्प कला में अहम योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया ना, और पद्मश्री 1954 में हुआ था। ये आप देखिए, 5 जून 1955 को कर्नाटक के बीदर में जन्मे रशीद अहमद कादरी बिदरी कारीगर के परिवार से हैं और 14वीं शताब्दी में विकसित हुई थी बिदरी हस्तशिल्प कला। ये आप देखिए, बिदरी कला एक प्रसिद्ध धातु हस्तकला है जिसका नाम कर्नाटक के बीदर से लिया गया है। ऐसा माना जाता है इसका विकास बहमनी और वारिदी सल्तनत शासन के दौरान हुआ था। और बिदरी वियर शब्द का मतलब होता है अनोखे धातुओं से बर्तन के निर्माण से, और जिस पर एक खास तरह की कारीगरी होती है। कांग्रेस नेता ने मोबाइल नंबर की क्लोनिंग के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर की भीम स्थापना में आई तेजी, रखी जा चुकी है 16 शिलाएं। आप सभी जानते हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। सरकार को पुस्तकालयों में समाचार पत्रों का चयन का अधिकार नहीं है, कोर्ट कह रहा है। केरल पुलिस की लापरवाही, शाहरुख को वापस लाए मात्र 3 अफसर। 10 आगजनी मामले में आप देखिए। हिमाचल में अनाथ बच्चे बने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। 6000 से अधिक अनाथ बच्चों का पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक को मंजूरी मिली है। और विधेयक कहने का मतलब होता है राज्य में जब आप देखते हैं विधानसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो विधेयक कहते हैं। जैसे ही विधानसभा से पारित होता है वो उस पर राज्यपाल की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है आपका। यहाँ भी देख लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जानकारी मिल जाती है यहाँ। तो आप देखें, लंबी दूरी के टेलीफोन प्रसारण का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था 1927 में। आज ही न्यूयॉर्क के बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में शोधकर्ता हर्बर्ट इवेस ने पहली बार लंबी दूरी के टेलीविजन प्रसारक का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। इसमें वॉशिंगटन से तत्कालीन वाणिज्य सचिव हर्बर्ट हूवर के भाषण का लाइव प्रसारण टेलीफोन लाइनों के जरिए किया गया था। और पहली बार एस्थेटिक के रूप में लिया गया कोकीन का इस्तेमाल 1923 में। आज ही पहली बार अमेरिका में एस्थेटिक के रूप में कोकीन का इस्तेमाल कर मरीज ए ब्राउन का ब्रेन ट्यूमर निकाला गया था। जोखिम ज्यादा होने की वजह से उन्हें सामान्य
एस्थीसिया नहीं दिया गया था और डॉक्टर कार्ल ने सिर की त्वचा पर कोकीन लगाकर सर्जरी की थी। पंडित रविशंकर ने सितार वादन की को दिलाई थी अलग पहचान। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म 1920 में आज ही वाराणसी में हुआ था। 10 वर्ष की उम्र में नर्तक के रूप में करियर की शुरुआत की। 18 वर्ष की उम्र में सितार वादन में रुचि लेने लगे। 1949 में ऑल इंडिया रेडियो के निर्देशक बने और इस दौरान सितार को पश्चिमी वाद्य यंत्रों के साथ मिलाकर संगीत तैयार किया। उन्होंने सोवियत संघ, अमेरिका जैसे कई राष्ट्रों में प्रदर्शन कर सितार वादन को पश्चिम में अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई। इसके अलावा उन्होंने पाथिर पंचाली, गांधी जैसी फिल्मों में भी संगीत दिया है। मातृ शिक्षा में वृद्धि से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट। अध्ययन के निष्कर्ष में हेल्थ एंड प्लेस जर्नल में किया गया प्रकाशित। शोधार्थियों ने भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5 दौर का किया विश्लेषण। लड़कियां माध्यमिक शिक्षा हासिल कर सकें, इस पर जोर देने की बात हो रही है। और कहते हैं कि जब महिलाएं पढ़ती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, तो पूरा समाज पढ़ता है, पूरा परिवार पढ़ता है। जर्मनी हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश बना है। जर्मनी दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन संचालन करने वाला पहला देश बन गया। सरकार ने कहा है कि 15 डीजल ट्रेनों को हाइड्रोजन में बदल दिया गया है और इससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। फ्रैंकफर्ट के समीप वेररहेम स्टेशन पर खड़ी हाइड्रोजन ट्रेन, और हाइड्रोजन को आप लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। 8 घंटे सामाजिक संपर्क से कटना इतना ही देर भूखे रहने के बराबर है, यह अनुसंधान कह रहा है। देश के अन्य हिस्सों की तुलना में उत्तर भारत में ज़्यादा गिरा भूजल स्तर। यानी कि पहले आप देखते थे कि थोड़ी सी खुदाई करिए पानी निकल आता था, आज आप लोग गहराई करते जा रहे हैं कुओं की, पानी नहीं मिल रहा, तो उसी की बात हो रही है। अल्पकालिक तनाव बीमारियों के साथ बढ़ा रहा है नपुंसकता, और WHO में हुआ शोध शारीरिक व हार्मोनल संरचना में बदलाव का पता लगा है। पेनाइल फाइब्रोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा है। शुक्राणुओं का निर्माण घटकर 1/4 हुआ है। चलिए ये भी आप देखिए, तनाव अनेक बीमारियों को जन्म वैसे भी देता है और अधिकतर लोग आजकल आप देखें तनाव में, अवसाद में जी रहे। भालू जैसे पंजों के साथ पैदा हुआ भैंस का बछड़ा, एक केपटाउन की घटना है। चलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़िए आप लोग, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं और उन पर हम लोग देख लेंगे, उन सुझाव पर भी उस सवालों को भी देख लेंगे, ठीक है।